हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज कुछ लोगों ने मेरे पास एसएमएस किया और उन लोगों ने पूछा कि सर कुछ चित्र बता दीजिए हमको जो बायो में इम्पोर्टेंट हों और कुछ टॉपिक बता दीजिए। तो हम आप लोगों को दोस्तों ये बता दें कि हम क्या बता दें आपको कि आप ये पढ़ लीजिए और यही एग्ज़ाम में आएगा। क्या पता वो ना आए, तो इसमें क्या होता है दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो ये जब हमारे पास काफ़ी लोगों ने एसएमएस किया और ये जब पूछा हमको बता दीजिए अब, तो हमने क्या किया पूरा मतलब ऑल ओवर से हमने कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक हमने क्या किया वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। और आप लोग उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने जो ये सब लिखा है ये हमने सब आप लोगों को पढ़ा दिया है कोचिंग में और या स्कूल में भी। और जिन लोगों के पास ये ना लिखा हो तो मेरे पास वो एसएमएस कर देंगे, मैं नंबर लिख दूंगा, व्हाट्सएप नंबर एसएमएस कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम हम चलाते हैं, ठीक है? उसकी आईडी भी हम बता देंगे। उस पे आप मेरे को एसएमएस कर सकते हैं और हमसे पीडीएफ या उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है? हम आपकी बहुत अच्छे से सहायता करेंगे और हम ये नहीं कहेंगे कि ये लड़का हमारे स्कूल का है या हमारे कोचिंग का है, किसी भी कहीं का भाई हो हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा बस यही उद्देश्य है कि आपके आपके किसी भी कार्य में हम अगर आपका सहयोग करते हैं तो मेरा ये बहुत 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 बड़ा सौभाग्य होगा। तो आइए हम देर ना करते हुए हम उन टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि सबसे पहली इकाई जो है आपकी, और इकाई के बारे में आपको बताते चलेंगे कौन सी इकाई है कौन सी नहीं है। तो जो सबसे पहले इकाई आएगी आपकी जनन। इकाई जो नंबर 1 आएगी आपकी जनन, और इकाई नंबर जो जनन आती है सबसे पहले जनन, ये जो जनन इकाई है वो पूछी जाती है 14 नंबर में। अब 14 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पुष्प की संरचना याद करना है। भाई पुष्प की संरचना याद करना, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प का कौन सा नर वाला भाग होता है, ये क्या होता है, मैंने इस पे वीडियो कंप्लीट रूप से बना के डाल रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरी बात में नर युग्मक, नर और मादा युग्मकोद्भिद, आपको क्या पढ़ के जाना है, नर और मादा युग्मकोद्भिद। मतलब अगर हम यहाँ से बता दें लघु बीजाणु ध्वनि, आप लोगों को हमने पढ़ाया है लघु लघु बीजाणु ध्वनि और गुर बीजाणु ध्वनि, गुर बीजाणु जनन या ध्वनि कह सकते हैं। मतलब ये दो चीजें पढ़ के भी आपको यहाँ से जाना है, लघु बीजाणु ध्वनि और गुर बीजाणु ध्वनि, बहुत अच्छे से आप पढ़ के इसको जाइएगा। इसके बाद में दोहरा निषेचन आपको पढ़ के जाना है कि दोहरा निषेचन क्या होता है। और दोहरा निषेचन की अगर हम बात करें त्रिसंमेकन क्या होता है, तो जब आप त्रिसंमेकन या दोहरा निषेचन पढ़ेंगे तो ही पे कंप्लीट हमने इसका भी वीडियो बना के डाल दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में एक दूसरा चैप्टर इसी में आता है, ये तो पहला हो जाता है पुष्पी पादपों में, लेकिन दूसरा आता है मानव में जनन। जब बात करते हैं मानव में जनन की तो ये इसी से जनन से संबंधित है। तो इसमें आपको याद करना है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसको भी हम बता दें। इसका भी कंप्लीट वीडियो हमने डाला है, नर जनन तंत्र का भी डाला है, मादा जनन तंत्र का भी डाला है। तो आपको नर जनन तंत्र पढ़ना है, मादा जनन तंत्र पढ़ना है, और शुक्राणु, और क्या, शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया आपको पढ़ना है। मैंने इस इन शुक्राणु और अंडाणु दोनों पे वीडियो भी इस पे बना के डाल दिया, आप हमारे जब चैनल पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें इसी में नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, इसके संबंधित आपको नर जनन तंत्र से संबंधित मादा जनन तंत्र से यहाँ से मादा हार्मोन्स पूछता है और नर हार्मोन्स पूछता है। तो नर हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स को आपकी भी पढ़ना, मतलब इन दोनों को क्या पढ़ना है, आपको हार्मोन्स पढ़ लेना है भाई, ठीक है? ये हम आपको बता दे रहे हैं, नर हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जनन, जनन जनन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है, जनन तो आपको मालूम, निषेचन, निषेचन के बाद में आपको पढ़ना है निषेचन पश्च घटना। जब निषेचन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद में क्या क्या बनता है, ब्लास्टोमियर्स याद होगा, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर्स, मोरूला, ब्लास्टूला, ये सब आपको, ग्लास्टूला, ये सब हमने पढ़ा है, तो इसके बारे में आपको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। इसी का जो तीसरा चैप्टर है वो है जनसंख्या विस्फोट, या हम ये कह सकते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य मतलब ये होता है जब
कोई स्त्री संतान को जन्म देना चाहती है, उस समय उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं। तो वहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखो सबसे पहले आपको जनसंख्या विस्फोट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट की अगर हम बात करती जाए, जो बेरोजगार का कारण बना हुआ वर्तमान में, वो क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण ही बना हुआ है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट, जैसा कि हाल ही में रिपोर्ट आई थी, हमारा देश जो है चीन को भी पीछे कर दिया। तो जनसंख्या विस्फोट पढ़ना है, और जनसंख्या विस्फोट को कैसे नियंत्रण करेंगे या नियोजन, इसको भी आपको पढ़ना है। इस पे कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, लगातार जनसंख्या विस्फोट क्यों होता जा रहा है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको इसी में पढ़ना है यौन संचालित रोगों को पढ़ना है। ठीक है, यौन संचालित रोग कौन कौन से, इसको पढ़ना है। ठीक, इसी में आपको पढ़ना है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे दंपति होते हैं जिनको संतान उत्पन्न करने की इच्छा नहीं होती, किंतु गलती से क्या होता है, गर्भधारण हो जाता है, तो 12 सप्ताह के अंदर वो क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं। उसी को बोला जाता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। सगर्भता चिकित्सीय समापन बोला जाता है। बाध्यता मतलब ऐसे दंपति जिनके कोई भी संतान नहीं होती, ऐसे ही दंपतियों को हम बाध्यता कहते हैं। अब बाध्यता मतलब कुछ जैसे थोड़ी बहुत कमी होती है तो आसपास के हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहां से हम लोग दवा ले आते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम बड़े पैमाने पर मतलब बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं। तो इस तकनीक को बोला जाता है सहायक प्रौद्योगिकी या सहायक प्रौद्योगिकियां बोला जाता है। अब सहायक प्रौद्योगिकियों में क्या क्या आता है, तो सहायक प्रौद्योगिकियों में आपको हम बता दें क्या क्या आएगा। इसमें अगर हम बात करें IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको बोला जाता है स्वपात्र निषेचन। इसके बाद में यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या पढ़ना है, जिप ZIFT, जे पढ़ना है। जाइगोट इंट्रा फ्लूपियन ट्रांसफर, इसके बाद में पढ़ना है आपको GIFT, जी गीमेट इंट्रा फ्लूपियन ट्रांसफर, ये पढ़ना है आपको। तो ये पढ़ने का मतलब क्या है, और यहीं पे आपको पढ़ लीजिएगा सारोगेट माँ। ठीक है, सारोगेट माँ भी पढ़ना है आपको। ठीक है, सारोगेट माँ क्या होता है हमने पढ़ाया आपको। तो आपको ये चीजें सब पढ़ के जानना है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, यूनिट नंबर 2 आती है आपकी। यूनिट नंबर जो 2 पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपके 18 नंबर में। ठीक, तो आप 14 नंबर में इतना, 18 नंबर में क्या पढ़ेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी मेंडल के बारे में पढ़ के जाना है। मेंडल के बारे में क्या पढ़ के जाना, मेंडल ने किस पादप पे प्रयोग किया था, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले W बेटसन ने किया था। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को क्यों कहा जाता है, ये आपको पढ़ के जाना। मेंडल ने ही मटर के पादप को ही क्यों चुना था, भाई मटर को क्यों चुना था, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम, ये सभी को मालूम होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, मेंडल की प्रयुक्त शब्दावली आपको पढ़ के जाइएगा, शब्दावली पढ़िएगा। मेंडल की प्रयुक्त शब्दावली में क्या है, मेंडल के नियम, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र पोहन का नियम, ये आपको पढ़ के जाइए, तीनों नियम पढ़ के जाइएगा। मेंडल का एक गुण संकरण का प्रयोग, द्विगुण संकरण का प्रयोग पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पे आपको याद रखना है मेंडल का अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसको कार्ल कोरेंस ने प्रस्तुत किया था, कोरेंस ने प्रस्तुत किया था, ये आपको जरूर पढ़ के जाइए, पूछा जाता है कार्ल कोरेंस ने किस पादप पे किया था, गुलाबास या मिराबिलिस जलापा। यहीं पे आपको पढ़ के जाइएगा रुधिर कितने प्रकार का होता है, 4 रुधिर समूह कितने प्रकार, रुधिर को कितने समूह में बांटा गया, 4 समूह में बांटा गया, ए बी ओ, स्रोतदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए बी होता है। ठीक, ये पढ़ के आपको जाइएगा। यहीं पे रुधिर वर्ग की जीरी संरचना पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे किसी स्त्री का ब्लड ग्रुप जो है ए है, उसके मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप किसी का है और बी ब्लड ग्रुप किसी का है, तो उनका विवाह जब करा दिया जाता है तो उनमें जो संतानें होंगे उनके संतानों में इस रुधिर वर्ग की वंशागत को दर्शाइए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहीं पे आपको लिंग निर्धारण पढ़ना है। लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो आपको पक्षी में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मधुमक्खी में हमने पढ़ा ही दिया है, मधुमक्खी में, और मनुष्यों में तो आपको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कैसे होता है, कब होता है लिंग निर्धारण, ये भी हमने इस पे भी वीडियो बना के डाला है, मधुमक्खी पे भी वीडियो हमने बना के डाल दिया, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। लिंग सहलग्न वंशागत क्या होता है, कुछ लिंगों के ऊपर कुछ लक्षण सहलग्न होते हैं, उनकी जब वंशागत हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं लिंग सहलग्न वंशागत। जैसे अगर हम बात करें वंशागत, हीमोफीलिया आपको पढ़ना है इसी के अंतर्गत, और वर्णनता इसी के अंतर्गत पढ़ना है। हीमोफीलिया क्या होता है, जब इंसान कट पिट जाता है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है, लगातार रुधिर बहता रहता है। ठीक है,
इसके बाद में वर्णांता क्या होता है, इस रोग से क्या होता है, मुख्य रूप से लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, ये आपको पढ़ के जाइएगा। आपको सिंड्रोम भाई पढ़ के जाइए, जानना है कि सिंड्रोम क्या होते हैं, कौन से कब क्या हो जाता है सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर। अब मानिएगा तो मात्र ये 4 ही सिंड्रोम पढ़िएगा, इसके अलावा आप कोई भी ना पढ़िएगा, ठीक है। डाउन, एडवर्ड, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़िएगा। इसी में बात नेक्स्ट आगे आता है 5वां चैप्टर में, आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आपको पूछेगा आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी, मतलब सामान्य रूप से सिद्ध किया था हार्शे और चेज ने कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग जरूर पढ़ना है। कौन सा, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग आपको पढ़ के जाना है। आपको डीएनए के बारे में पढ़ के जाना है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, डीएनए की द्विकुलित मॉडल संरचना किसने प्रस्तुत की थी, वाटसन में क्रिक ने प्रस्तुत की थी, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए का पूरा नाम, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। सेम यही आपको आरएनए में भी याद करना है, और डीएनए और आरएनए में अंतर भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद में डीएनए का द्विगुणन, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हमने पढ़ाया, उसका वीडियो भी हमने भाई डाल रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। आपको जब आप डालेंगे डीएनए का रिप्लिकेशन मेरे चैनल पे, तो वहां पे हमने इसके बारे में पढ़ा दिया। अनुवांशिक कोड भी आप पढ़ लीजिएगा। अनुवांशिक कोड जो होता है 3 अक्षरों के होते हैं, जैसे AUG अगस्त। ब्राह्मण कोडान कहलाता है। 64 कोडान हमने बताया, 64 कोडान जो होते हैं, 64 कोडानों में से 61 कोडान सक्रिय होते हैं और 3 कोडान जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय जो होते हैं URS, UAG और UAG और UGA, ये जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं, इनको स्टॉप कोडान बोला जाता है। और स्टार्ट कोडान होता है अगस्त, AUG, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ लीजिएगा भाई, ये भी पूछा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक। इसके बाद में आता है जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई भाई, हमने सब पूरा का पूरा इसके भी हमने वीडियो भी इसका बना के डाला है, और इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया कि जीवन की उत्पत्ति आपको पढ़ के जाना है। जय विकास, जीवों में जो क्रमिक ढंग से धीरे धीरे विकास होता है, इसे ही हम जय विकास कहते हैं। और जय विकास की अगर हम बात कर लें, यहाँ भी हमने एक वीडियो बना के साथ डाला था, मनुष्यों का विकास कैसे हुआ था, कहाँ से मनुष्य धीरे धीरे कैसे विकसित हुए, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें जीवाश्म, चट्टानों पत्थरों या ये कह सकते हैं कि बहुत सी चीजों के नीचे जब कोई चीज दबी हुई, जीवों के अवशेष जो मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म मतलब हड्डियां वगैरह जो मिलती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब बात आती है अवशेषीय अंग क्या होते हैं। अवशेषीय अंग की हम बात करें, वे अंग जो हमारे पूर्वजों में तो कार्य करते थे, किंतु अब हमारे में कार्य नहीं करते हैं। आप इसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। समजात अंग और समरूप अंग, ये भाई जरूर पढ़ लीजिएगा। समजात और समरूप अंग ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। डार्विन और लेमार्क को भी आपको पढ़ के जाइएगा। डार्विन की पुस्तक का नाम, लेमार्क की पुस्तक का नाम हो सकता है पूछ दिया जाए, आपको इसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक। इसके बाद में इकाई जो आती है आपकी 3 आती है, 14 नंबर में पूछी जाती है रोग वाला। इकाई नंबर जब 3 आप पढ़ेंगे तो रोग से संबंधित है। 3 मानव कल्याण, मतलब वो बोल सकते हैं रोगों से संबंधित यहाँ पे। सबसे पहले आपको रोग पढ़ना है, कौन से रोग हैं, और सबसे पहले आपको रोग जनक याद करना, रोग वाहक। भाई देखो, रोग का नाम, फिर रोग जनक, फिर रोग वाहक पूछेगा। जैसे मलेरिया रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, तो आप यहाँ परजीवी रोग होता है जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। उसका रोग वाहक क्या होता है, तो रोग वाहक क्या होता है, जो मच्छर होता है उसके द्वारा वो काटने से होता है, ये याद रखिएगा। जीवाणु जनित रोग क्या है, विषाणु जनित रोग क्या है, परजीवी रोग क्या है, और कवक जनित क्या है। तो आपको ये चीज भी सब याद करके जाइएगा। मतलब ये यहाँ से आपको क्या याद रखना है, रोग का नाम, रोग जनक का नाम, रोग वाहक का नाम, ये इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ से हम कुछ रोग की बात करें, कौन कौन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोग है, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, और फाइलेरिया होगा, अमीबा होगा, एस्केरिस होगा, जुकाम होगा, निमोनिया होगा। ये अनेक रोग हैं, कैंसर वगैरह और रंग, और ये सब इसी के अंतर्गत आ जाइएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इसी के अंतर्गत आता है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। जब हम बात करेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, तो डबल रोटी हम बनाए, छिरका बनाए, दही बनाया, तो सब ये हमने पूरा कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाया है। जब दही बनाने में कौन सा जीव
हमारी मतलब सहायता करता है। लैक्टोबैसिलस सिरका बनाने में एसिडिटी बैक्टीरिया एसिडियाई नामक जीवाणु भूमिका निभाता है। तो डबल रोटी ये भी हमने सब बताया, डोसा इडली ये हमने भी बता दिया। इसके बारे में आपको पढ़ के जाइएगा। औद्योगिक उत्पाद के बारे में पढ़ के जाइएगा। औद्योगिक उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद पे मतलब व्यापारिक पैमाने पर जब आप क्या बनाते थे, शराब बनाते थे, शराब, दारू जिसको बोला जाता है, तो ये हो जाता है औद्योगिक पैमाने पर। यहाँ पे कौन से जीवाणु का प्रयोग किया जाता है और ये भी हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद में यूनिट आती है 4, और यूनिट नंबर 4 जो आती है वो 10 नंबर की जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में आप कुछ ना पढ़िएगा भैया, लेकिन एक चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होता है, अगर ये आपने पढ़ लिया तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और पुनर्योगज डीएनए तकनीक में कुछ एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज, ये आपको एंजाइम याद कर लीजिएगा भैया, ठीक है। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को जोड़ता है, ये डीएनए को जोड़ता है और ये खंडों में तोड़ता है, ठीक, तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग जो होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग इसका होता है, कृषि के क्षेत्र में। और जब बात करेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे होता है, तो मानव इंसुलिन के निर्माण में होता है। मानव इंसुलिन आपको पढ़ना, क्योंकि यही दिया गया है, मानव इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, ये भी आप लोगों को हमने ही वीडियो बना के डाला है, आप हमसे ही पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इधर उधर वीडियो टटोलेंगे तो उससे क्या होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा न लिखा के थोड़ा ही लिखवाता हूँ, ठीक। इसके बाद में मानव इंसुलिन के निर्माण में दूसरा बीटी फसलें आपको याद होगा, और यहीं पे अगर आप चाहें तो याद कर लीजिएगा वो गोल्डन राइस, यहीं पे आपको क्या पढ़ना है, गोल्डन राइस में अगर हम आपसे पूछे कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन ए, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। बायोपायरेसी आपको याद रखना है, ये भी हमने पढ़ाया है आपको। बायोपेटेंट, बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो अनाधिकृत रूप से, मतलब उनका कोई रजिस्टर नहीं होता, वो अपना कुछ उत्पाद बनाया करते हैं और सस्ते दामों पर मार्केट में उपलब्ध कराया करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, बायोपायरेसी। और इस पे एक कंपनी आएगी जो इस पे रोक लगाएगी, उसको बोला जाता है बायोपेटेंट, ठीक है। इसके बाद में आपकी लास्ट यूनिट जो नंबर 5 पे आती है, 14 नंबर में, जिसको बोला जाता है जीव और समष्टि। बहुत अच्छे से दोस्तों हमने पढ़ा है जीव और समष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होती है, समष्टि वृष्ट क्या होता है, समष्टि क्या होता है, समुदाय क्या होता है, परतंत्र क्या होता है, जीनोम क्या होता है, ये कंप्लीट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको इसमें स्पर्धा पढ़ना है। स्पर्धा का मतलब होता है संघर्ष, किसी भी दो जीवों के बीच में जो परस्पर क्रियाएं होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं। परजीविता क्या होता है आपको पढ़ लीजिएगा इसी में, ठीक है। फिर इसमें आपको पढ़ना है समष्टि वृद्धि। समष्टि वृद्धि मतलब समष्टि में वृद्धि कैसे होती है। समष्टि में वृद्धि देखो कैसे होगी, आपको बता दें, जैसे कोई एक समुदाय है, वहाँ पे समष्टि में कैसे वृद्धि हो सकती है, या तो वहाँ पे जन्म दर बढ़ेगी, या तो आप्रवासन, या तो कहीं दूसरे से किसी दूसरे स्थान पे कोई लोग वहाँ पे आएंगे, तो दो ही प्रकार से हो सकती है वृद्धि। इसमें आपको जन्म दर पढ़ना है, हमने बताया, मृत्यु दर पढ़ना है, और आपको आप्रवासन पढ़ना है और उत्प्रवासन पढ़ना है। आप्रवासन का मतलब किसी दूसरे स्थान से लोग जब आते हैं तो उसको आप्रवासन बोला जाता है, और उत्प्रवासन का मतलब होता है जब किसी दूसरे स्थान पर कोई जीव जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रवासन। आप्रवासन का उदाहरण अगर हम बोलते हैं, साइबेरियाई पक्षी, कुछ साइबेरियाई पक्षी हैं जो राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे आराम से आते हैं और रहते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आप लोगों से कि इसके 12 नेक्स्ट चैप्टर आता है 12 पारितंत्र। पारितंत्र में आपको अगर पारितंत्र जब पढ़ना है, पारिस्थितिक तंत्र का बोलेगा, पारितंत्र जो होता है कैसा बना होता है, कैसे ऊर्जा के आधार पे, व्यवहार के आधार पे, ऊर्जा के आधार पे, संख्या के आधार पे बनाना पड़ेगा, ये हमने पूरा आपको बताया। तो इसमें क्या आपको 2-3 चीजें याद करना। उत्पाद सबसे पहले याद करना, उत्पाद क्या होता है, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को, जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं उन्हीं को हम उत्पाद कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता बोला जाता है। इसके बाद में पारिस्थितिक पिरामिड आपको याद करना है। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो बनेंगे वो 3 प्रकार से कुछ बनते हैं। एक बनता है जीव संख्या के आधार पे, ये भी हमने पढ़ा है, जो भार एवं ऊर्जा मतलब भार के आधार पे बनेगा और ऊर्जा के आधार पर बनेगा, और इसके बनेंगे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट चैप्टर आता है
जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का मतलब ये होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीवों की संख्या अधिक ना पाकर उनके प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। और जब ऐसे क्षेत्रों को हम जैव विविधता बोलते हैं तो इनका संरक्षण कैसे किया जाता है? तो इनके संरक्षण के लिए हम दो प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक यहीं पे होता क्या है, जैव विविधता का मतलब ऐसे ऐसे स्थान जहाँ पे जीवों की संख्या अधिक ना पाकर उनके प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है। होता क्या हो, कभी कभी मानव की क्रियाकलापों के द्वारा उनकी प्रजातियों में कमी आने लगती है। तो या तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, या तो वो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनको क्या किया जाता है? इनकी रक्षा की जाती है, संरक्षण किया जाता है। इनका संरक्षण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो उनका उसी स्थान पे कर सकते तो इसको बोला जाता है स्वस्थानीय संरक्षण, या तो उनको उठा के किसी दूसरे स्थान पे ले जाएं तो उसको बोला जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है। अब जब किया जाता है तो इसे किस प्रकार से किया जाता है? तो एक तो होता है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा होता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये होता है। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है, अभ्यारण्य भी पढ़ना है, और ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी पढ़ना। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान कितने होते हैं, अभ्यारण्य कितने हैं और जीवमंडल आरक्षित, इसको हम बता दें ये 18 है। ठीक है, ये तो 18 है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद में रेड डाटा बुक क्या होती है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें विलुप्त मतलब या तो विलुप्त होने वाली प्रजातियां या तो विलुप्त होने की जो कंगाड़ पे हैं, उन प्रजातियों को इसके अंतर्गत रखा गया। आपको एक चीज और यहाँ पे बताना, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? ठीक, कमेंट में आपको बताना है। इसके बाद में हम हॉट स्पॉट स्थल की अगर बात करें तो भारत में जो हॉट स्पॉट स्थल है वो 3 है। एक तो इंडो बर्मा। अच्छा, हॉट स्पॉट भी क्या होता है? हॉट स्पॉट का भी मतलब ऐसा ही होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज्यादा जैव विविधता हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा जैव विविधता हो। तो जैव विविधता कहाँ पे होगी? जहाँ पे नमी बनी रहेगी वहीं पे जैव विविधता रहती है। तो एक तो 3 है भारत में, एक है इंडो बर्मा, एक है पूर्वी हिमालय और एक है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। तो ये जो 3 है ये आपके क्या बोलेंगे? हॉट स्पॉट स्थल है। हॉट स्पॉट स्थल है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें आप लोगों से कि ये जो लास्ट वाला चैप्टर आता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है वो, तो हम वो क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा देता हूँ, जिससे क्या होता है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, और ये जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप लोग इसको देख लीजिए और यही आपको पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में पूछेगा गैंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा प्रसिद्ध है? मतलब गैंडा जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वन्य जीव जो गैंडा है, गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। इसके बाद में पूछेगा जिम राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय जिम कार्बेट पार्क ये कहाँ स्थित है? तो जिम जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे? उत्तराखंड में, आपको याद रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन जहाँ पे पेड़ों की कटाई लगातार चल रही थी और वहां की महिलाओं ने क्या किया था? पेड़ों को पकड़ लिया था, ऐसे तो चिपक गई थी। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया था? जो पेड़ की कटाई कर रहे थे उनको भी काट दिया था। तो ये चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित? तो उत्तराखंड से संबंधित है। वास्तव में संबंधित तो यूपी से ही था, लेकिन हुआ का विभाजन हुआ जिस क्षेत्र में, जब उत्तराखंड बनाया गया तो वो जो क्षेत्र था वो उत्तराखंड में चला गया। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या था? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में पूछा जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको हम बता दें कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में अभी हमने बताया प्राकृतिक वास स्थान में ही जीवों का संरक्षण करना क्या कहलाता है? मतलब जो स्थान जहाँ पे रहता है उसका वहीं पे संरक्षण किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? स्वस्थानीय। ठीक है। और उसको जब उठा के कहीं दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो बाई स्थानीय कहलाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम पारित हुआ था तो 1972 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद में आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है
तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्र पक्षी है वो आपका क्या है, सारस है। ठीक है, इसके बाद में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। तो तीन तो ये हो जाएंगे, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, ये तो तीन हो जाते हैं। और एक ऑप्शन और डाल देगा कुछ भी, तो हो सकता है मेडागास्कर डाल दे, हिंद महासागर डाल दे, तो वो नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद में पूछेगा निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु भारत का कौन सा है, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, ये तो आपको याद होगा। इसके बाद में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, कहाँ है, तो गुजरात में है। घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ेगा, किस प्रदेश में पड़ेगा, आप लोग बताइए। तो घना राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है। अगर हम बात करें इसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, लखीमपुर जिले में पड़ता है। इसके बाद में भारत में अभ्यारण्यों की कुल संख्या है तो 537 है, और या कुछ यह कह सकते हैं 537 से कुछ भी अधिक है। ठीक है, 537 याद रखिएगा। इसके बाद में भारत में जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र परियोजना प्रारंभ हुई थी। भारत में जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र परियोजना प्रारंभ हुई थी तो 1986 में प्रारंभ हुई थी। जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़े खतरे का कारण है तो विकिरण है। ठीक है, जो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, वाराणसी में कि लखीमपुर खीरी में, तो आपके लखनऊ में स्थित है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में हो सकता है IUCN, आप लोग इसका फुल फॉर्म हमको लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, IUCN, और ये आपको पढ़ के भी जाना। इसी को यही जो है ये रेड डाटा बुक को प्रतिपादित करता है। आशा आप लोगों के समझ में आया होगा ये, और यही आपको पढ़ के जाना। बाकी तो जो चीज़ें जो छूटती रहेंगी, जो चीज़ आपके ना समझ में है उसको आप क्या करेंगे, हमसे पूछ लेंगे। और भाई अगर हम आपको बता दें कि अगर आपको PDF इसकी ज़रूरत है और आप PDF लेना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप उस नंबर के ज़रिए से आराम से हमसे PDF ले सकते हैं। नंबर जो आपका रहेगा मेरा, वो नंबर ये कुछ रहेगा 9219927792। ठीक, ये नंबर आप रहेगा, कॉल ना करके इस पे SMS कर दीजिएगा, हम आपको PDF दे देंगे। तो 9219927792 ये नंबर जो है, अब इस पे SMS सब करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको PDF इसी नंबर के जरिए से आपको दे देंगे। और बाकायदा बहुत अच्छी PDF होगी, जिससे क्या होगा, आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे लिख पाएंगे। इसके अलावा बाकी और कुछ आप लोगों को पढ़ना नहीं। थैंक यू।